हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो पिछले एक हफ्ते में न्यूज़ में रहे हैं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है जो नॉट ओनली इस हफ्ते बल्कि उससे पहले भी इनफैक्ट एक डेढ़ महीने से ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो उसको एक बार थोड़ा ना डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये मुद्दा है क्या। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है रिगार्डिंग फ्रीबी कल्चर। देखो, होता क्या है कि बहुत सारी, आप जानते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में हैं, राइट। और कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे इलेक्शन जीतने के लिए या वोट बैंक के लिए कुछ हद तक क्या करती हैं, कुछ इस तरह के फ्रीबीज को अनाउंस कर देती हैं कि फ्री में ये दे दिया, फ्री में वो दे दिया, वोट्स को काउंट करने, वोट्स को एक तरह से अपने वोटर्स को अपनी तरफ लेके आने के लिए। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसके क्या नेगेटिव्स होते हैं, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, और साथ ही साथ हमारी स्टेट्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, उनके फाइनेंसिस को कैसे इम्पैक्ट करता है। देखो, एक चीज़ आप रियलाइज़ करो, हम सभी क्या हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इस पार्टी ने ये कहा, वो कहा, नहीं जाना। हमें क्या, किस चीज़ से मतलब है, पॉलिटी से मतलब है। तो ये चीज़ पे हम ध्यान देंगे, कंट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे कि अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटी को जानना। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उसके साथ ही साथ आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपैक्ट होता है इन सभी चीज़ों का। क्योंकि कहीं ना देखो, जब इतने सारे बार बार ये आर्टिकल इस तरह के न्यूज़ में आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि इवन मेंस के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इसका क्या इंपैक्ट है। तो इस वजह से थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो हुआ क्या रिसेंटली हुआ क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंटर से पूछा कि भैया ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह की इररेशनल फ्रीबीज इलेक्शन के टाइम्स पे अनाउंस करती है ना, इनके कोई रोक लगाने की कोशिश करो। एक्चुअल में ना पहले ये चीज़ एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी पूछा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया हम नहीं इसको रोक पाएंगे कि कौन सी पब्लिक पॉलिसी लेके आनी है, हमारे पास इस तरह की पावर नहीं है कि हम रेगुलेट कर पाएँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पोल प्रोमिस के ऊपर कि वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं करके इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हम इसको नहीं रेगुलेट कर सकते। ठीक है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से, जो चीफ जस्टिस थे एन वी रमन्ना जी, उन्होंने एक तरह से इस इशू को काफ़ी सीरियसली लिया कि जो इर्रेशनल पॉलिसीज़ है ना, फ्रीबीज़ हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। और सेंटर से पूछा है कि कैसे कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन से कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ज़रा डिस्कस करते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, किस तरह के हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, अपना केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ये डिफरेंट और जो स्टेट्स हैं उनका क्या हाल है, किस तरह से हमारी स्टेट्स परफॉर्म कर रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो, ये जो आरबीआई की रिपोर्ट है ना, इसकी स्टार्टिंग में पहले बात करी गई है श्रीलंका के बारे में। क्यों? अब जानते हो श्रीलंका में क्या हाल हुआ है, श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब है। इसके पीछे के रीज़न समझने ज़रूरी हैं। आपके आईआर में भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इवन इकोनॉमी के अंदर भी पूछा जा सकता है। देखो, आप जानते हो श्रीलंका में ना एक तरह का सिविल वॉर चल रहा था, लगभग 27 साल चला। ठीक है जी। तो इसका जब भी कोई लड़ाई होती है उसका देखो बहुत ही मैसिव एक तरह से ना इम्पैक्ट आता है कंट्री के एक्सपेंसेस के ऊपर। आप देख लो भी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, कितने मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस चीज़ पे स्पेंड हो गए। उसी तरह से श्रीलंका के केस में भी हुआ। इसके साथ ही और क्या रीज़न हुए, देखो श्रीलंका का, देखो अभी हमने कोविड-19 देखा, और श्रीलंका ना एक एक्सपोर्ट्स पे ऊपर डिपेंडेंट था। किस तरह से, टूरिज्म के ऊपर हो गया, चाय के ऊपर हो गया, गारमेंट, टेक्सटाइल, ये 3-4 मेजर एरियाज थे जिसके थ्रू श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स मतलब इन 3-4 चीज़ों में होते थे। यानी कि एक्सपोर्ट्स जो थे ना वो डाइवर्सिफाइड नहीं थे। समझ रहे हो? अब ये 3-4 चीज़ों से ही सारा पैसा आ रहा है जो एक्सपोर्ट्स का है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें हट जाएं तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी। एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई श्रीलंका के साथ, यानी कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया, ट्रेड में कमी आई, रेमिटेंसेज इवन कम हो गए। ठीक है ना, कोविड-19 ने सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट करा। उसके साथ ही ये कौन है, राजपक्षा ब्रदर्स। तो राजपक्षा ब्रदर्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी थी जो कहीं ना कहीं गलत पॉलिसीज साबित हुई। देखो, इनकी भी ना कुछ पॉलिसीज़ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ थी। अचानक से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कट कर देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अचानक से शिफ्ट कर जाना, ये सारी चीज़ें, राइस आउटपुट में कमी आना, फूड इन्फ्लेशन हो गया उससे, ठीक है ना, एसेंशियल्स का शॉर्टेज हो गया। और साथ ही साथ चाइना की क्या है, एक तरह की, या कह सकते हो डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी होती है, ठीक है, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनसे ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह से लेंडिंग पैसा ले लिया। ठीक है। तो इस तरह की अनवायबल स्कीम्स इनके द्वारा यूज़ करी गई। अनवायबल समझ रहे हो कि मतलब, एक तो देखो होता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए पैसा दे रहे हो, वो चलो ठीक है,
पर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ में पैसा स्पेंड कर रहे हो जो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है, उनका एक्चुअल में डेवलपमेंट नहीं कर रहा, उनको सिर्फ वोट की किसी तरीके से ना हमारे लिए वोट डाल दें, इस तरह की चीज़ें करी गई एंड इसका इम्पैक्ट देखने को मिला श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई ने बोला है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन थी और इंडिया को क्या सीखना है। देखो अगर आप श्रीलंका की केस देखो तो ये ग्राफ है श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशो का। ठीक है, और ये कितना है, मतलब 105% से 110% के आसपास है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा कंसिडरिंग अभी छोटे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो 105-110% के आसपास है। ये है श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशो। उसी तरह से इंडिया की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, इन स्टेट्स का भी कुछ इस तरह से ही पैरामीटर होता है। वो क्या होता है, डेट टू जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब आइडियली इसकी वैल्यू पता क्या होनी चाहिए, 20% के आसपास। यानी कि हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी डेट टू जीएसडीपी रेशो 20% के आसपास होनी चाहिए, या बेसिकली कह लो 20% से कम होनी चाहिए। पर मैं दिखाता हूं कि इंडियन स्टेट्स की क्या हालत है। जैसे आप यहाँ देखो पंजाब का, अभी रिसेंट डेटा नहीं आया, उसके पहले का डेटा अगर आप देखोगे तो पंजाब की जीएसडीपी रेशो कितनी है, डेट टू जीएसडीपी रेशो 53.3%। चाहिए कितनी थी, 20% से कम, 53% है अभी। देख रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है। बिहार का देख लो 38%, और देख लो ये देखो ठीक है, आई थिंक केरला का है, केरला का 37% है। उसके अलावा 35% यूपी का, 34% इसका वेस्ट बंगाल का। तो काफ़ी हाई नंबर्स हैं, अभी रिसेंट भी आ चुके हैं इसके। ठीक है, 38%, तो ये भी देख सकते हो। तो यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए थी उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इवन आप देखो इन सभी स्टेट्स को ना आप श्रीलंका के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे, देखो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है, कुछ हमारी स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनकी पॉपुलेशन श्रीलंका से भी ज़्यादा है, और उस हिसाब से हमारी डेट अगर जीडीपी रेशो ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में स्टेट्स आ सकती हैं। देखो वो अलग बात है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अकॉर्डिंगली वैसी सिचुएशन नहीं आएगी जैसी श्रीलंका में आई। बट कहीं ना कहीं स्टेट्स को अपने फाइनेंसिस मैनेज करने आने चाहिए, जो कि इस ग्राफ से, इस बेसिकली टेबल से हमें पता लग रहा है कि जो चीज़ वो नहीं हो पा रही। इसके साथ ही देखो, जब इतने अगर हम खराब तरीके से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं ना, तो हमें एक बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ता है। कितना, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे रेड में ये 21% दे रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट का पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारा पैसा हमें इस चीज़ में स्पेंड करना पड़ रहा है, राइट। ये कुछ और यहाँ पे आप ना देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में समझने के लिए कि जैसे पंजाब की हालत देखो कितनी ख़राब है। यहाँ पे है डेट टू जीएसडीपी रेशो, और इस तरफ है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। राजस्थान हो गया, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये कहीं ना कहीं इन सभी स्टेट्स को काफ़ी अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके पीछे का रीज़न जो आरबीआई की रिपोर्ट देती है या डिफरेंट और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आया है, उसके रिगार्डिंग आप देखो अलग अलग जगह पे कोई दे रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोई फ्री में पानी दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हम इलेक्शन जीत के तो आपके अकाउंट में 1000 रुपया महीना हर बंदे के डालेंगे या वुमेन के अकाउंट में डालेंगे, कोई कह रहा है कि हमें वोट दे दो तो आपको फ्री में सिलेंडर मिल जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से इनको हम फ्रीबीज में काउंट कर सकते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको ये चीज़ दे देंगे। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, एक चीज़ होती है वेलफेयर, एक होता है फ्रीबीज। दोनों में ना शायद छोटी सी लाइन है, बहुत ही थिन लाइन है, पर इसको समझना ज़रूरी है कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर पार्टी है, जो भी आप कहना चाहो, ये जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे पैसा लगा रही है, या फिर रोड बनाने में पैसा लगा रही है, या फिर एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। लोगों को आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अच्छे स्वास्थ्य दे रहे हो, ये एक तरह का क्या हो सकता है, ये एक तरह का वेलफेयर है। पर फ्रीबीज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप बस लोगों को दे रहे हो, उनको एक तरह से ना लोक लुभावन आइडियाज़ हैं ये, समझ रहे हो कि आपने या फिर कई बार बोल दिया कि हम सभी लोगों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। इस तरह की दिक्कतों की वजह से क्या हो रहा है, इन स्टेट्स के फाइनेंसिस पे इम्पैक्ट आ रहा है। और इन पे भी देखो फिर आरबीआई ने फर्दर रिपोर्ट में दिया हुआ है कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो एक स्टेट के ऊपर 5000 करोड़ को और उसका बर्डन आ गया, वाटर पे 10,000 करोड़ आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स आरबीआई ने हमें बता रखे हैं कि जो अनवायबल सब्सिडीज, अनवायबल फ्रीबीज, अननेसेसरी फ्रीबीज दी जा रही हैं, ये गलत चीज़ है। अब देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये फ्रीबी कल्चर के क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, तो आपको दोनों साइड्स थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव डिस्कस कर लेता हूँ। देखो मैं पहले नेगेटिव्स के अंदर ना आप बता सकते हो कि एक हमारी जैसे स्टेट्स हैं
उनका डेट बर्डन मिल जाता है, उनका बढ़ जाता है, मतलब डेट बर्डन। जैसे कि अब एग्जांपल देखो राजस्थान का डेट बर्डन नियरली 40% हो चुका है। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने एक पॉइंट दिया, आपने साथ में डेटा को सब्सटेंशिएट कर दिया। यही चीज़ आपको अपने मेंस के आंसर्स में करनी है, इकोनॉमी के आंसर में तो खासकर। आप जितना डेटा को यूज़ कर सकते हो ना अपनी इकोनॉमी के आंसर्स में, आपको उतना ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं ना मिलता है कि आप पॉइंट लिख रहे हो, उसको आपने सब्सटेंशिएट किया कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल हो रही है। ये आप मेंस में चीज़ें आपको डेफिनेटली ये करनी चाहिए, और इस बार जो मेंस दे रहे हैं डेफिनेटली आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं मान सकते हो कि ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आने के लिए। उसके साथ ही पुअर क्रेडिट कल्चर, जैसे कि फार्म लोन वेवर्स, समझाता हूँ कैसे। देखो मान लीजिए ये है राम, ठीक है जी, और ये है भाई श्याम, ठीक है। अब दोनों किसान हैं, ठीक है, दोनों फार्मर्स हैं, पर होता क्या है कि दोनों ने कुछ पैसा कर्जा लिया हुआ है बैंक से। अब हो सकता है कि भैया जो राम है ना, वो इसने कुछ पैसा लिया और इसके पास कैपेबिलिटी है पैसा वापस करने की। मान लो इसने 20,000 रुपये लोन लिया था और ये पैसा वापस कर सकता है, पर श्याम के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी फसल खराब होगी, या जो भी आप रीज़न देखना चाहो। पर पता क्या हुआ, ये जो राम भाई साहब है ना, ये निकले चलाक। चलाक क्यों निकले? इनको पता, एक आइडिया लग गया कि हमारे यहाँ की जो सरकार है ना, ये किसानों का जो लोन है उसको माफ़ करने वाली है। तो इस पे पता क्या होगा, ये राम भाई साहब जानबूझकर अपना लोन वापस ही नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पुअर क्रेडिट कल्चर। यानी कि अगर आपको ना मतलब पता लग जाता है कि ऐसा ये चीज़ होने वाली है, आप जानबूझ के दोगे ही नहीं लोन, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट माफ़ ही कर देगी। तो इस तरह से जब एक्सेसिवली जब उन लोगों को हम चीज़ें देने लग जाते हैं जिनको शायद उनकी ज़रूरत नहीं होती, ये स्टेट के एक्सपेंसेस पे नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, अभी देखा था ना रेवेन्यू पेमेंट वाला डिफरेंट स्टेट्स का, तो हरियाणा के केस का एग्जांपल दे सकते हो, 21% इंटरेस्ट पेमेंट इसी में चला जाता है। उसके साथ ही ये रोड है एक तरह का फाइनेंशियल डिजास्टर का। आप अगर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करने लग जाओगे, इन दी एंड आपकी हालत कैसी हो जाएगी, श्रीलंका के जैसी। और ये बात पता किसने बोली है? हमारे जो फाइनेंस कमीशन के इस बार के चीफ है ना, कौन है? NK सिंह जी, उन्होंने ये बात बोली है। उसके साथ ही साथ लोग अक्सर क्या करने लग जाते हैं, डेवलपमेंट ग्राउंड्स पे वोट ना देते हुए वो किन मुद्दों पे वोट देते हैं? अच्छा ये सरकार हमें फ्री में ये दे देगी, अच्छा ये सरकार ऐसे कर देगी, तो इसको वोट दे देते हैं। बट ये नहीं फोकस कर रहे कि अच्छा हमारे लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारी कंट्री को लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। फोकस किसके ऊपर हो जाता है? एक तरह के शॉर्ट टर्म गेन्स पे। देखो गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ गई, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट क्या करे, बस आपको मतलब लोगों को एक तरह से पैसा दे दे, ठीक है, उनके हाथों में किसी तरह भी इन अननेसेसरी फ्रीबीज की वजह से। फिर फ्यूचर में जो गवर्नमेंट्स आएंगी उन पे इम्पैक्ट आएगा। इवन इन द एंड पैसा किसके पास से जाएगा? पैसा तो भैया टैक्स पेयर के पास से जाना है, मेरी और आपकी जेब से ही जाना है। अगर कहीं पे फ्री बिजली दी जा रही है, इन दी एंड गवर्नमेंट के पास कोई मतलब वहाँ के कोई चीफ मिनिस्टर अपनी जेब से थोड़ी खर्च कर रहे हैं, वो तो मेरी जेब से ही पैसा जा रहा है ना इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नेगेटिव्स के अंदर। कुछ पॉजिटिव्स भी आप सोच सकते हो कि भैया इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, सोचो ज़रा। देखो पॉजिटिव्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फार्म लोन वेवर को देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना शाम का, जो शाम भाई किसान थे हमारे, तो देखो मतलब हमारे किसानों की देखो आप हालत कितनी ख़राब है। आपने NCRB का डेटा देखा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, पर काफ़ी सारे फार्मर सुसाइड हमने देखे इस साल, जो पिछले साल बेसिकली डेटा आया था। तो ये जो फार्मर का सुसाइड है, इसको कम किया जा सकता है ना अगर फार्म लोन वेवर्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर गरीबों के पास फ्री बिजली जा रही है या इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, तो उनकी लाइफ पे थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी डेफिनेटली हो सकते हैं। पर फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए वेलफेयर के ऊपर, ना कि अननेसेसरी फ्रीबीज के ऊपर। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आया कि पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। पर बिफोर दैट हम देख लेते हैं इसके पीछे के रीजंस। किसके पीछे के? कि जो भैया पंजाब का इतना डेट है, या फिर जो केरला का इतना डेट है, या फिर और डिफरेंट हमने स्टेट्स का देखा, बिहार का देखा, उत्तर प्रदेश का देखा, और भी कुछ एक दो स्टेट्स का देखा, राजस्थान का देखा, छत्तीसगढ़ का देखा। इसके पीछे कारण क्या है? RBI ने 3 मेजर कारण दिए हैं। उन 3 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम समझ गए, क्या? अननेसेसरी फ्रीबीज। फ्रीबीज सिर्फ एक कारण है, इसके अलावा 2 कारण और दिए हैं RBI ने, उसको देखते हैं। दूसरा कारण है डिस्कॉम्स। देखो आपके घर में आती है बिजली, अब बिजली डायरेक्टली थोड़ी ना मतलब बन के सीधी आ जाती है, इसका एक प्रोसेस होता है। पहले होती है बिजली जनरेट, फिर वो होती है ट्रांसमिट, फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्टली फिर ये अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाती है।
यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, जेनकोस, जनरेशन कंपनीज, ठीक है, ये ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाती हैं डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का देखो काम क्या होता है, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का काम है पीछे से बिजली को सस्ते दाम पे लेना, ठीक है, और आगे महंगे दाम पे बेच देना, यही काम होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सस्ते दाम पे बिजली खरीदी, महंगे दाम पे बेच दी, तो भैया ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको तो बहुत प्रॉफिट होता होगा। पर आंसर है नहीं। इसके पीछे का रीज़न पता क्या है, इसके पीछे का रीज़न है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मतलब और भी रीजन है, एक मेजर रीज़न है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। समझाता हूँ कैसे। मान लो 5 रुपए की आ रही है बिजली डिस्कॉम के पास, ठीक है, पर हमारी सरकार पता क्या बोल रही, हमारी सरकार बोलेगी क्या, भैया यहाँ पे बहुत सारे हैं फार्मर्स, तो फार्मर को 5 रुपये में थोड़ी ना बिजली दोगे, ये डिस्कॉम के पास 5 रुपये आई है, ठीक है, तो ये बोलेंगे भैया नहीं, फार्मर को बिजली या तो फ्री में दो या फिर मान लेते चलो 1 रुपये में देनी है। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये 4 रुपये यहाँ से कट रहे हैं। मतलब 5 रुपये की तो डिस्कॉम के पास आई, इसने फार्मर को 1 रुपये में बेचनी है, तो 4 रुपये का लॉस यहाँ पे इसको फेस करना पड़ा डिस्कॉम को। इसका लॉस ये कैसे पूरा करेगा, ये पूरा करेगा किसी और से लेके। किससे लेके, जैसे हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज हो, ठीक है ना, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े मॉल्स, इनको अगर बिजली देनी है तो ये बोलेगा कि अच्छा इनको मैं दूंगा लेट्स से 8 रुपये के ऊपर बिजली, तो यानी कि 3 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। 8 रुपये के ऊपर इनको बिजली दी तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ यहाँ पे, 3 रुपये का। तो ये जो 4 रुपये का लॉस इधर हुआ ना मेरा, इसको मैं ये 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ इससे कंपनसेट कर दूंगा। इसको मतलब इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ये इसको पैसा जो कम दिया ना, कम रेट पे इसको बिजली दी, तो वो इससे कॉम्पनसेट हो जाएगी। इसको बोला क्या, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। पर सोचो होता क्या, हमारे किसानों ने, मतलब मैं किसानों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी एक किसान का ही बेटा हूँ, तो इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि देखो किसानों ने हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा बिजली यूज़ कर ली, कि दिन भर बिजली चलती जा रही है, या फिर किसान छोड़ो, मतलब जिनको ये सब्सिडाइज किया उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खरीद ली, या फिर स्टेट्स ने इसको 4 रुपये की जगह बोला कि नहीं भैया इनको बिल्कुल ही फ्री में दे दो बिजली। तो होता क्या है, यहाँ से इनको कमाई उतनी हो नहीं रही, ऑन द अदर हैंड यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस होता जा रहा है। सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इस लॉस को कवर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई जाती हैं। इन दी एंड इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, स्टेट के फाइनेंसिस के ऊपर। समझ रहे हो, जैसे एक स्कीम थी उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उसके अंदर इनका जो डिफरेंट बहुत बड़ा डेट था उसको कवर करने की कोशिश करी गई थी। इसके अलावा भी देखो हमें काफ़ी सारे ट्रांसमिशन लॉसेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आता है डिस्कॉम कंपनीज के ऊपर, इस वजह से लॉस में चलती हैं। पावर शॉर्टेज की वजह से लॉस में आ सकती हैं, या फिर ना इवन जैसे जो मीटर्स होते हैं, अभी मीटर अच्छे से चलते ही नहीं, कोई लोग चोरी कर लेते हैं बिजली की, आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सुने होंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर। और इतनी दिक्कतें आती हैं कि देखो इनके लॉसेस कितने ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना, हर साल हमें ये लॉस में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डेटा देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म डेट इनका कितना ज़्यादा है। ये देखो 4 लाख करोड़ के करीब डेट है अभी, मतलब ये पिछले साल का जो लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूँ। तो भैया इतना डेट जब है तो स्टेट फाइनेंसिस को कैसे कवर कर पाएंगे, राइट। तो ये दूसरा बड़ा रीज़न है कि स्टेट्स के हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं। फ्रीबी कल्चर देख लिया, डिस्कॉम्स की हालत देख ली। इसके अलावा तीसरी चीज़ एक और है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, पेंशन एक्सपेंडिचर। देखो एक ना हमारे यहाँ ना ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, उसको फिर आई थिंक 2002 में, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे नेशनल पेंशन स्कीम उसकी जगह पे आ गई। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम ना एक अच्छी स्कीम थी। रीज़न बीइंग, आप सोचो कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, पर मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपये में से ना बहुत सारा पैसा लोगों की पेंशन में ही जा रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। रीज़न बीइंग, देखो आपका पैसा एक अच्छा खासा वहीं पे चला गया, तो बचा जो पैसा हुआ वो आप अच्छी चीज़ों में स्पेंड नहीं कर पाओगे। आपने रोड्स बनानी थी, आपने और चीज़ें करनी थी, कुछ नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, उसमें आप नहीं कर पाओगे। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका पेंशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम, जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान ने बोला है, आई थिंक छत्तीसगढ़ ने बोला है कि हम भैया न्यू पेंशन स्कीम पे से हट के हम ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ और स्टेट्स भी ऐसा बोल रही हैं। तो इससे देखो वहाँ के लोगों को तो फ़ायदा हुआ, क्यों, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से उनको ज़्यादा बेनिफिट्स थे। पर जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स है, आप यहाँ से डेटा पढ़ सकते हो। तो इस वजह से ये जो पेंशन एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं हमारा बढ़ रहा है ना, हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स पे उसको
बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में जाके। समझ सकते हो? देखो, और 30 साल का बोला जाता है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आज आपने नई पेंशन स्कीम, सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किया, तो आज जो बंदा जॉब में गया उसको 30 साल के बाद एक तरह से उसकी पेंशन लगेगी। तो भले ही आपने 2022 में एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, आज तो आपने मनमर्जी की वजह से कर दी कि मुझे तो ज़्यादा वोट मिलेंगी, पर इसका इम्पैक्ट जो 2050 के आसपास गवर्नमेंट आएगी ना, उसको सहना पड़ेगा। ये चीज़ें हम फ्यूचर के बारे में हमारी गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है कि हम आज भले ही कुछ ना कुछ लोक लुभावन आइडियाज़ लेके आ जाते हैं, पर क्या हम उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख रहे हैं? द आंसर इज़ नो। और ये मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को नहीं बोल रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमें फोकस कहाँ करना है? सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाना। ऐसी पार्टी ने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, किसी पार्टी के हम अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो कोई चीज़ नहीं है। मैं सिंपली आपको इकोनॉमी समझा रहा हूँ इन चीज़ों की। तो कहीं ये मत कहना कि सर ने इस पार्टी को बोला, इस पार्टी को, मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, राइट। पर आरबीआई ने चलो ये चीज़ें बताई, ठीक है, ये आरबीआई की ही रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, मैंने कोई अपनी रिपोर्ट नहीं निकाली, तो ये आरबीआई की ही रिपोर्ट है। तो आरबीआई की रिपोर्ट में कुछ सोल्यूशंस भी बताए गए कि कैसे करना है, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। और देखो, यहाँ से हमें जब मेन आंसर राइटिंग करेंगे ना, उसमें हेल्प मिलेगी। आप ज़रा इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ना इन्होंने जो अपना एक पैराग्राफ दिया है, उसके अंदर कुछ करेक्टिव मेजर्स की बात करी गई है। कैसे मेजर्स? एक इन्होंने बात करी है शॉर्ट टर्म मेजर्स की, फिर बात करी है मीडियम टर्म मेजर्स की, फिर बात करी है लॉन्ग टर्म मेजर्स की। देख रहे हो कितना अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है इनके आंसर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेंस के अंदर हम भी अपने आंसर में जितना अच्छा स्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं, उतना बेनिफिट हो सकता है हमें हमारे मार्क्स के फॉर्म में, रेदर देन कि हमारे दिमाग में ये आइडिया आया, हमने वो लिख दिया, वो आइडिया आया, ये लिख दिया। ऐसा नहीं, थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर करने की कोशिश किया करो, तो ज़्यादा बेटर आंसर निखर कर आते हैं। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कम करना है, नॉन मेरिट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर को कम करो, ठीक है, रिफॉर्म्स लेके आओ। ये जो डिस्कॉम्स हमारे इतने ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं ना, इसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है। इनकी जो एफिशिएंसी है, जो डिस्कस किया था ना कि ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं, उन ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करो। अभी भी देखो, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपने अगर इस बार का बजट पढ़ा हो, कैपेक्स बहुत बढ़ा दिया है, तो लॉन्ग टर्म एसेट पे फोकस होना चाहिए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स और सोच सकते हो, जैसे कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या हो सकता है इसके अंदर, किस तरह से वो चीज़ कर सकता है। इसके साथ ही जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस लेके आए जा सकते हैं कि कितना ये चीज़ करनी है, राइट। साथ ही साथ एक और चीज़ आपने देखो, लॉन्ग टर्म के अंदर जब भी बात होगी ना, आप लोगों को इन्वॉल्व करो इसके अंदर, समझ रहे हो। जैसे मान लो डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं, वो क्यों ऐसा करती हैं, क्यों इस तरह से करती हैं कि भैया अच्छा इसको फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है इससे वोट्स मिलेंगे। पर सोचो, लॉन्ग टर्म के अंदर जब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनको पता लगेगा कि ज़रूरत क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन की। क्या आप ये नहीं सोचते कि इन द एंड पैसा तो मेरी जेब से ही जा रहा है ना, टैक्स पेयर ही तो इन द एंड पैसा पे कर रहा है। तो अगर लोगों को पता लग जाएगा इस चीज़ के ऊपर, ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी, वैसे लिटरेसी आएगी लोगों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने आप हटने लग जाएंगी और हमारा ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, ये पूरा डिसिप्लिन के ऊपर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। पहला, क्या सिचुएशन है हमारी डिफरेंट स्टेट्स के फाइनेंसिस की। दूसरा, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं। साथ ही साथ फ्रीबी कल्चर के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। एंड चौथा, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आई एम वेरी श्योर अगर आपका मेंस के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके आओगे। बहुत सारा डेटा भी दिया है मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर, तो वो डेटा आपको बहुत ही अच्छी वैल्यूडेशन भी प्रोवाइड कर पाएगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप ना इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो, आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को कम करना है, या फिर फ्रीबी कल्चर के और क्या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हो सकते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। बट मेक श्योर कि ना आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को मतलब ना वो मत करो कि अच्छा ये पार्टी ही ऐसी है, वो पार्टी ही ऐसी है, ऐसा नहीं है। अक्रॉस पार्टीज हमने ये चीज़ देखी हुई है। तो फिर से मैं रीइटरेट करता हूँ, बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, वी नीड टू बी वेरी न्यूट्रल अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि काफ़ी बार हम इन चीज़ों में डिस्कशन करते टाइम मतलब मुद्दे से भटक जाते हैं। मुद्दा क्या है, इस चीज़ को बस डिस्कस करना, ना कि पॉलिटिक्स में जाना, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर, आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो देखो, हमारे मोटिव क्या होता है, हमारा अक्सर मोटिव यही होता है कि जब भी किसी चीज़ को डिस्कस करें तो पूरा उसको हॉलिस्टिकली डिस्कस करें, ठीक है। इवन देखो, जब कोर्सेज के अंदर भी हम डिस्कशन करते हैं ना, तो कोर्सेज के अंदर भी इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि पूरा आपको फुल फ्लेज्ड एक तरह से कवरेज प्रोवाइड करी जाए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें एंड उस बेसिस को क्लियर करते हुए एडवांस टॉपिक पे डिस्कस करें।
आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना एक इस तरह का कोर्स की ध्यान में होंगे कि इस तरह का कोर्स चाहिए जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर पाए, और इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से प्रारंभ कोर्स लेके आया गया है। ये पर्टिकुलर कोर्स आपका जो पूरा कोर्स है यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है एंड पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिखाए जाते हैं। पूरी प्रीलिम्स की कवरेज, मेंस की कवरेज, इंटरव्यू की कवरेज, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर्ड हैं। बहुत सारे आप क्लासरूम फीचर्स देख सकते हो, पूरा आपको सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाता है। इसके अलावा पूरा आपका ना एक तरह से टेस्ट सीरीज़ के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि ये चीज़ जो आपने चीज़ें पढ़ी कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को कितने ढंग से अप्लाई कर पाते हो। उसके अलावा एनसीईआरटी के फीचर, सीसेट के रिगार्डिंग चीज़ें, एज वेल एज स्टडी मटेरियल। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका प्रारंभ कोर्स है वो एक तरह से फुल फ्लेज्ड कोर्स है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, एज लाइन ऑनलाइन माध्यम में भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो इस कोर्स में एनरोल करना तो डेफिनेटली इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मेल भी डाल सकते हो, और अदरवाइज यहाँ पे जाके इस कोर्स को चेक भी कर सकते हो, राइट। इसके साथ ही देखो डिस्कस करें, पिछले वीक मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, आप सभी ने ही, ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को काफ़ी ठीक तरह से आंसर किया है। बिटकॉइंस की बात करें तो पहला स्टेटमेंट था कि क्या बिटकॉइंस सेंट्रल बैंक्स के द्वारा ट्रैक किए जाते हैं? द आंसर इज नो। बिटकॉइंस एक तरह की डिसेंट्रलाइज एजेंसीज है जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके पीछे का मैकेनिज्म भी आप डेफिनेटली पढ़ने की कोशिश करना। इसके अलावा एनीवन विद द बिटकॉइन कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद द बिटकॉइन एड्रेस? द आंसर इज यस। एंड थर्डली, ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बना? आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2019 का। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ज़्यादातर लोगों ने ठीक दिया, और इसका सही आंसर क्या था? पार्टिसिपेटरी नोट। एक दो लोगों ने डाउट्स में पूछा था कि सर थोड़ा बता दीजिए पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, इसको इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, पर ये कहीं ना कहीं क्या करना है, ये रजिस्टर नहीं होना चाहता। ऑन द अदर हैंड, ये जो FIIs हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, ये सभी ये जो है ना, ये एक तरह से क्या करते हैं, इनके बिहाफ पे एक्ट करते हैं। यानी कि इन्होंने इसको क्या दिया, एक तरह का पार्टिसिपेटरी नोट, ये बदले में इसको पैसा देगा, और ये इस पैसे को इनके थ्रू यहाँ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। तो पार्टिसिपेटरी नोट आखिर हुआ क्या? ये क्या हुआ, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है? इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। किसको? ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है, ताकि ये इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर पाएं बिना रजिस्टर किए सेबी के साथ, ठीक है ना। वे सेबी के साथ के भी तो आ सकते थे, पर इनको फिर KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने पड़ते, पर बिना सेबी के साथ रजिस्टर हुए अगर ये अपना पैसा कहाँ चाहते हैं, यहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो इस माध्यम से वो कर सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग FIIs के क्या करेंगे, इनको पार्टिसिपेटरी नोट इशू करेंगे। अब मैंने ये डिस्कस क्यों किया आप सभी के साथ? क्योंकि अगर आपने जून की खबरें पढ़ी हो, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ये वही सेम चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी। अगर आपने जून की न्यूज़ पढ़ी हो तो तब क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट पी नोट्स के द्वारा बहुत कम हो गई थी। इसका रीज़न क्या है? देखो, सेबी ने ना क्या हुआ है कि ओवर द टाइम रूल्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। काफ़ी सारे एक्चुअली में इश्यूज होते हैं पी नोट्स के द्वारा कि मनी लॉन्ड्रिंग की हो सकती है, काफ़ी अनोनिमिटी आ जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वजह से सेबी के द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब क्योंकि ये स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है, तो उस वजह से अक्सर ऐसा देखा गया कि पार्टिसिपेटरी नोट्स की इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। रिगार्डिंग आज के क्वेश्चन जो आपको आंसर करने हैं, पहला क्वेश्चन है ये जो UPSC 2015 में पूछा गया था। और मैं क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो आज है 31 जुलाई, ठीक है, अगले हफ्ते यानी कि 5 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ठीक है। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हाइक होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो विल कीप एन आई, ठीक है ना, बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी, हम सभी ध्यान रखेंगे कि क्या होगा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। जो भी होगा अगले हफ्ते हम चर्चा भी करेंगे उसके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं देखो, RBI के ऊपर ना इस साल भी 2 क्वेश्चन आए, और जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी था कि RBI अच्छे से पढ़ के जाना, और 2 क्वेश्चन देखने को भी मिले। उसी तरह से अगले साल के लिए भी, या इवन मीन्स के लिए भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ RBI से रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप US डेटा को फॉलो कर रहे हो कि US मार्केट्स में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो उस वजह से फेड जो कि US का सेंट्रल बैंक है, एज वेल एज RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक, काफ़ी सारे बार बार ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है। तो काफ़ी हैपनिंग चीज़ हो चुकी है ये। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए नीचे, ठीक है।
फिर जो भी अगले हफ्ते होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो यूपीएससी 2016 में आया था, ये था उदय के बारे में। अब याद करो उदय हमने पढ़ा है, ये हमने आज डिस्कस करा है, तो ये क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करोगे। इसके अलावा जो हमने डिस्कशन की रिगार्डिंग पूरा जो कल्चर था फ्रीबी कल्चर के बारे में, डिफरेंट लोगों ने कमेंट किए, तो वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी उसके रिगार्डिंग मेरे से कुछ पॉइंट्स बताओ कि और क्या पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपको लगते हैं, या इस सिचुएशन को कैसे बेहतर करना चाहिए। कुछ और भी इनोवेटिव पॉइंट्स होंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। देखो कुछ और भी आर्टिकल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीक में अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे, बट ये मुद्दा पिछले 1-1.5 महीने से बार बार न्यूज़ में आ रहा था, डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार ना पूरा फुल फ्लेज इसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि अगर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन बने प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।